तो हेलो, मेरा नाम है अरसलान और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे में हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। चौथे में हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं अब शुरुआत इस तरीके से करने वाला हूँ कि मैं एनसीईआरटी की हर वो लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसको लेके चलने वाला हूँ। अब तो आप खुद देख लो, इसके ऊपर जो कुछ भी नहीं है। ठीक है, शुरुआत जो बुक की है वो यहीं से होती है। तो हमको सबसे पहले कहा गया है कि भाई यूनिट 1 में सबसे पहले जो है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहली लाइन लिखी है, बायोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। मतलब जो बायोलॉजी की डेफिनेशन दे रखा है उसमें कहा गया है कि बायोलॉजी जो है वो एक साइंस है जिसमें हम लाइफ के फॉर्म को और लिविंग प्रोसेस को दोनों को देखते हैं। लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें दुनिया भर की डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि भाई विभिन्नता। विभिन्नता समझ सकते हो? जैसे मतलब समझो कि तुम हो, तुम्हारे साथ एक चूहा भी है कमरे में, एक छिपकली भी टंगी है दीवार पे, एक तितली भी है कमरे में, एक मक्खी भी है कमरे में, एक कनखजूरा भी है कमरे में, एक छछूंदर भी है मान लो कमरे में, एक तुम्हारे कमरे में सांप भी घुस आया है, और तुम्हारे कमरे में पहले से चूहा भी था, और तुम्हारे कमरे में तुम्हारा डॉग भी है, तुम्हारी कैट भी है। ठीक। तो क्या हो गया कि भाई तुम्हारे पास देखने को मिल रहा है कि तुम्हारे कमरे में कितनी डाइवर्सिटी है। भाई अलग अलग तरह के लोग हैं, या एक अलग तरह का कोई एलियन आ गया या कोई दूसरी दुनिया की स्पीशी आ गई, तो क्या हो जाएगी, तुम्हारे कमरे में डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह दुनिया में भी डाइवर्सिटी बढ़ी हुई है। ईश्वर ने दुनिया में हज़ारों तरह के जानवर बनाए। ठीक। अर्ली मैन कुड ईजली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें कहा गया है कि भाई जो प्राचीन काल का आदमी था, जो पुराना आदमी था, जो हमारा पूर्वज था, वो भी इतना अक्लमंद तो था कि वो मुर्दा और जीवित चीज़ों के बीच में डिफरेंस कर लेता था। यानी कि कौन सी चीज़ मरी हुई है, कौन सी चीज़ जिंदा है, इसके बीच में डिफरेंशिएट तो कर लेता था। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। और जो अर्ली मैन था उसने कुछ थ्योरीज बना रखी थी, कुछ उसने बातें बता रखी थी कि यार ये इनएनिमेट है। जैसे उसने कहा कि यार हवा इनएनिमेट है, उसने पहाड़ देखे होंगे, कहा होगा ये पत्थर इनएनिमेट है ना। उसने कहा होगा कि यार देखो समंदर, समंदर भी कैसा है, इनएनिमेट। उसने कहा ये आग, आग भी क्या है, इनएनिमेट। ये सारी चीज़ें उसने कह दी कि यार ये इनएनिमेट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इनमें से कुछ एनिमल भी थे, कुछ प्लांट भी थे। क्लियर है? A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe and fears that they evoked. जो कॉमन फीचर्स थी इन सभी इनएनिमेट और एनिमेट चीज़ों के बीच में, वो इतनी थी कि भाई इनके पास एक सेंस ऑफ अवेयरनेस था, सेंस ऑफ फियर था, जो कि ये दिखा देते थे। फॉर एग्जांपल एक बकरी है, या एक हिरन है, या कोई और जानवर है, और एक आदिवासी है, वो शिकार करना चाहता है, या प्राचीन काल का इंसान है स्टोन एज वाला, वो शिकार करेगा, तीर मारेगा, और तीर मारने पे भाई हिरन आगे भाग जाएगा, या बच जाएगा, या मर जाएगा। ठीक है। तो अगर वो आगे भाग गया तो क्या कहोगे कि यार जिंदा है ना भाई। अगर तुमने लकड़ी पे या पेड़ पे तुमने तीर मारा, पेड़ तो नहीं भाग गया, पेड़ तो वहीं है। या तुमने पेड़ के एक डाल पे मारा और डाल उसने नीचे कर ली हो, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। तो वो उस ज़माने के इंसान को भी पता था कि यार क्या चीज़ जिंदा है, क्या चीज़ मुर्दा है। ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो इंक्लूड करता है ह्यूमन बीइंग को, बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन बहुत पुराना है। ठीक है। ह्यूमन की बीइंग से पहले से, ह्यूमन हिस्ट्री से पहले, बहुत पहले की बात बोल दी गई है। ठीक है। तो जो सोसाइटीज़ थी, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। उसने कहा कि यार जो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं, बुक कहती है कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जहाँ पे हमको एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू देखने को मिलता है। लो भैया, नया वर्ड आ गया एंथ्रोपोसेंट्रिक, कोने में गोला बना के लिख लीजिए। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऐसा दुनिया को देखने का नज़रिया जिसमें इंसान सबसे ऊपर है और उसके लिए बनाएगी दुनिया की सारी चीज़ें। अब चाहे वो किसी का भी शोषण करे, ठीक है, वो किसी कुत्ते को पत्थर मार दे, या किसी को कुछ कर दे, या किसी भेड़ को उठा के पटक दे, या हाथी के सूंड में कुछ लगा दे, वो सब उसके लिए है। ठीक है। हाथी से वो पत्थर ढुलवा रहा है, गधे से कुछ भी करा रहा है, वो इंसान अपनी मदद के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए जानवर का शोषण कर सकता है। ठीक है। अब मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पता नहीं यार आगे क्या हो जाए, कौन सी चीज़ बैकफायर कर जाए। देखो बस सिंपल सी बात है, किसकी सेंटिमेंट हट ना हो। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब यही होता है, और हम इसी को मानते हैं, मेजॉरिटी लोग इसी चीज़ को मानते हैं। आप सड़क पे निकलो, आप कह दो यार दुनिया में कुत्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसान, लोग कहेंगे इंसान इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बात है। या कोई आप कह दो कि बकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बकरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह दोगे नहीं यार इंसान इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?
अच्छा, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होते हैं जिसमें जो है इको सेंट्रिक व्यू हो गया। इको सेंट्रिक व्यू क्या होगा कि जिसमें तुम्हारे पास हर चीज़, हर जीवित चीज़ जो है वो इक्वल है, समान है, बराबर है। मतलब बकरी की ज़िंदगी की कीमत भी उतनी है जितनी एक छोटे जानवर की या एक बड़े जानवर की या इंसान की। सबकी जान की कीमत एक है। बट हम सबको पता है कि अगर एक तरफ बकरी मर रही हो और एक तरफ इंसान मर रहा हो तो हम इंसान बचाएंगे। ये रियलिटी है, ठीक है। अगर मान लो एक तरफ चूहा मर रहा है या एक तरफ बंदर मर रहा है या एक तरफ गधा मर रहा है, एक तरफ कुत्ता मर रहा है, एक तरफ शेर मर रहा है और एक तरफ जो है इंसान मर रहा है या इंसान का बच्चा मर रहा है या कोई औरत मर रही है, कोई आदमी मर रहा है, कोई बूढ़ा आदमी मर रहा है, तो हम बूढ़े आदमी को, उस औरत को, उस बच्चे को बचाने जाएंगे। ये रियलिटी है, ठीक है। ये सोसाइटी की रियलिटी है, ठीक है। तो हम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें मानना चाहिए इकोसेंट्रिक व्यू। चलो जो भी है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जो अगली बात हमको इस बारे में जाननी है वो है सिस्टमैटिक्स एंड मॉन्यूमेंटल। तो सिस्टमैटिक्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म बॉट इन, तो सिस्टमैटिक्स एंड मॉन्यूमेंटल के थ्रू ही जो है लाइफ की डिस्क्रिप्शंस आती है। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे ये लिख लो, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि मैं इसको ऐसे करके लेके आऊँगा यहाँ पे। ये मैंने इसको कर दिया हाईलाइट, ठीक है। तो सोसाइटी विच, अच्छा ये पूरा का पूरा PDF भी मैं दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि यार अपनी बुक में हाईलाइट करते चलो। बुक साइड में रख लो, वीडियो देखते रहो। जब मैं हाईलाइट करूँ आप उसी वक्त पॉज करके बस हाईलाइट कर लो उतनी लाइन, बस आगे बढ़ जाओ, फिर वीडियो देखने लग जाओ। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टमैटिक्स एंड मॉन्यूमेंटल की बात कर ली, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फ्रॉम बोथ इन आउट ऑफ द नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब कह रहा है कि भाई सिस्टमैटिक्स एंड मॉन्यूमेंटल जो है वो डिस्क्राइब तो कर देते हैं लाइफ फॉर्म को, या लाइफ फॉर्म को ले आते हैं हमारी नज़र में आउट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। ज़रूरत के अनुसार अगर हम बात करें तो डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन की भी ज़रूरत थी, ठीक। ज़रूरत के अनुसार हमने कहा कि हमको एक डिटेल सिस्टम भी चाहिए था जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसको नाम दे सकें, उसको कैटेगरी कर सकें। ये हमारी इंसानों की आदत रही है, हज़ारों सालों से इंसानों की आदत रही है। वो किसी को भी देखते हैं उसको वर्ण में डाल देते हैं। तुम ये हो, तुम यहाँ जाओगे, तुम ये हो, तुम यहाँ जाओगे, तुम पत्थर ढोले तो वहाँ जाओगे। ये हमारी आदत रही है हज़ारों सालों से। तो हम वही चाहते थे कि आइडेंटिफिकेशन कर लें, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि भाई मान लो 10 तरह के लोग हैं। मैं किसी को बुरा नहीं बोलने वाला, प्राचीन काल में आपको पता होगा कि ब्लैक मैन से स्लेवरी कराई जाती थी, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो जो वाइट्स थे वो ब्लैक्स के साथ स्लेवरी कराते थे। इजिप्ट में भी ये काम होता था, यूरोप में भी ये काम होता था, ठीक है। इवन तो गुजरात में भी ये काम होता था, गुजरात में बुलाए गए थे। मैं इतिहास में नहीं घुस रहा हूँ, मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या। तो हमने उस समय उस श्रेणी में लोगों को आइडेंटिफाई करा कि यार ये काला आदमी है, ये मजबूत होगा, इससे हम काम कराओ। फिर उसको नाम दे दिया, उसको क्या नाम दे दिया, उसको ब्लैक मैन बोल दिया या उसको स्लेव बोल दिया, या उसको कह दिया कि यार ये तो जो भी बोला गया हो उस ज़माने में, जो भी कहा गया हो, ठीक है। तो वो एक्चुअली में वहाँ चला गया। उसके बाद तीसरी बात ये, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, नाम देने का क्या क्लासीफाई कर दिया। तुम्हारा काम क्या होगा, तुम बकरी धुलाओगे, तुम भैंस धुलाओगे, ठीक, तुम पत्थर ढोगे, तुम खेती बाड़ी करोगे, तुम्हारा काम हो गया, ठीक। तो ये सिर्फ जानवरों के साथ नहीं, हमने इंसानों से भी ये चीज़ करी हुई है। उसके बाद हम द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज़ वॉज द रिकग्नाइजेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अच्छा, एक लाइन और आ जाती है, बड़ी कमाल की ये चीज़ है कि पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा, ओके। तो ये हाईलाइट हो गया, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज़, ठीक है। जो सबसे बड़ा इसमें चक्का बदलने वाली चीज़ है। चक्का बदल समझते हो ना, मतलब 360 डिग्री का घूम जाना, समझते हो बात को। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज़ वॉज द रिकग्नाइजेशन ऑफ अ शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने कहा कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने वर्ण में तो डाल दिया, लेकिन फिर भी हमको इनमें कॉमन चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब जो बकरा है या हिरन है, ये दोनों सेम नस्ल के लगते हैं। बकरा जो है थोड़ा बहुत हिरन जैसा नहीं लगता तुम्हें देखने में, या तुम्हें घोड़ा थोड़ा बहुत गधे जैसा नहीं लगता देखने में। छोटा सा घोड़ा हो, गधा हो, सेम दिखेंगे। या कुत्ता हो, शेर हो, टाइगर या लायन या लेपर्ड, ये सब एक जैसे नहीं लगते कुछ कुछ। या मंकीज़ में अगर तुम बात कर लो तो बंदर हो गया तुम्हारा, लंगूर हो गया, ये सब कुछ एक जैसे नहीं लगते। तो बस वही बात कही गई कि यार इनमें एक व्यू देखने को मिला, हमको सिमिलरिटीज़ देखने को मिली। अब वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि हमने एक पेड़ बना लो, तुम एक पेड़ को इमेजिन कर लो दुनिया में अपने लिए, और उस पेड़ के अकॉर्डिंग से बात करो। तुमने क्या कहा कि तुमने पेड़ बना लिया, तुमने क्या करा, तुमने पेड़ बना लिया, और उस पेड़ में सबसे नीचे मान लिया तुमने कुछ और है, जिससे सब अलग अलग निकली और ब्रांचें बनती गई, ठीक।
अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, इसका मैं फ़ोटो डाल दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ एक फ़ोटो लगा दूंगा इस चीज़ में। तो ये ब्रांचिंग इस तरीके से हो जाती है दैट ऑल द प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जो आज के जीने वाले, जो आज के रहने वाले जीव हैं, वो सारे के सारे जीव जो हैं वो आपस में किसी ना किसी चीज़ों से रिलेटेड है। ये हमको पता है, ठीक। अगर बंदर है तो वह लंगूर से रिलेटेड है, बंदर इंसानों से भी रिलेटेड है, बंदर गोरिल्ला से भी रिलेटेड है, हम अपने साथ वालों से रिलेटेड है ना, ओरंगुटैन से भी रिलेटेड है, चिंपैंजी से भी रिलेटेड है, गोरिल्ला से भी रिलेटेड है। क्लियर है? इस तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये बात हमको कही गई। एंड ऑल्सो टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ। तो हमारे कुछ पूर्वज भी रह चुके हैं, हमने पढ़ा है। अभी मैं आगे एक चैप्टर आएगा एवोल्यूशन, वहाँ मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि यार देखो हमारे पूर्वज का नाम क्या क्या था, ठीक है। होमो हैबिलस थे, होमो इरेक्टस थे, अलग अलग थे, जो आज के टाइम पे नहीं है। हम बचे हैं बस, जिनका नाम है होमो सेपियन। क्लियर है? तो हम उनसे भी काफ़ी रिलेटेड थे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें वॉज अ रेविलेशन विच हम्बल्ड मैन, ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ एंड लेड टू द कल्चरल मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम इंसानों में एक बड़ी कमाल की चीज़ जागी कि हमें तो अब बायोडाइवर्सिटी बचानी है। इन अ फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग अ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, फलाना ठिकाना, सारी बातें इसमें बेसिक बोल दी गई हैं। मेन जो बातें इस पैरा में थी वो बस इतनी सी थी, ठीक है। इसमें और कुछ भी काम का नहीं है। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, अर्नेस्ट मेयर के बारे में कहा गया है। तो अर्नेस्ट मेयर जो साइंटिस्ट थे, इनका जन्म 1904 से 2004 के बीच में हुआ, ठीक है। मैं तुम्हें ये बात हाईलाइट कर देता हूँ, ये तुम्हें याद रहने चाहिए भाई। ये थोड़े से काम की चीज़ हैं। ये जो दद्दा दिख रहे हैं बड़े कमाल के आदमी थे, अर्नेस्ट मेयर। इनको जो है, अब इनके बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। पता नहीं कब आ जाए, क्या आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बॉर्न कब हुए थे। तो ये बॉर्न हुए थे आपके 5 जुलाई 1904 में। कहाँ पे बॉर्न हुए थे? जर्मनी में, ठीक है। ये बात आपको हाईलाइट रखनी है। उसके बाद द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशन बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये कुछ लाइनें याद रख लो बस। देखो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आती रहती हैं सवालों में, ओके। तो इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता था, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता था। एंड इनको अगर दुनिया के 100 बड़े साइंटिस्ट की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें इनका नाम ज़रूर आएगा। क्या समझ रहे हो? मतलब अगर दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट, 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनाई है दुनिया में पूरे समय में, मतलब शुरुआत से लेके एंड तक में, तो अर्नेस्ट मेयर का नाम ज़रूर आएगा। मेयर ज्वाइन दी हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। इन्होंने आर्ट और साइंस में फैकल्टी ज्वाइन करी थी एज अ टीचर, ठीक है, 1953 में, और रिटायर हो गए थे 1975 में। एज्यूम द टाइटल ऑफ एलेक्जेंड्रा। इनको क्या मिला था टाइटल? अब इनका टाइटल बड़ा ज़रूरी है, देखो ये टाइटल याद रख लो। हो सकता है कि पेपर में सवाल अगली बार ये आ जाए। टाइटल एलेक्जेंडर अगाजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिराइटस, ठीक है। अब जो भी भाषा में ये हो, मुझे नहीं आती है भाषा, ठीक है। तो ये उनका नाम दे रखा था, जैसे हम आज के टाइम पे नहीं कहते थे कि यार ये पीपी सर हैं, या ये SKM सर है, या कोई फलाने ठिकाने सर हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एक टीचर थे PRKM सर, ठीक है, तो उनका नाम भी रखा हुआ है। ZGS कर दो, जहाँ से मैंने पढ़ा है तो मैं वैसे अकॉर्डिंग से बात कर रहा हूँ। अब अगर रहे हो तो अलग बात है, अगर आप देख रहे हो वीडियो तो थैंक यू, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें रही ना, मतलब उसी तरह से इनको भी नाम दे दिया गया एक। या हम कहते थे यार ये बहुत सड़ू टीचर हैं, या ये बहुत कूल टीचर हैं, कूल सक्सेना, इनका नाम लिख दिया कूल सक्सेना। कोई टीचर है सक्सेना जी, बढ़िया पढ़ाते हैं, कूल सक्सेना। या कोई खान सर आ गए, खान सर क्या है भाई? खान सर है भाई, उनका नाम चल रहा है, ठीक है। या फिज़िक्स वाले अलग पांडे सर, तो कुछ भी आप कह लो कि उनको कुछ स्पेशल नाम दे दिया गया हो। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर करियर, ठीक है। ये नाम इनको कब तक रहा? 80 साल के करियर में। हिज रिसर्च स्पैम्ड ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी। अब देखो सवाल ये भी पूछ सकता है कि भाई इनकी सर्विस, इनका काम कहाँ कहाँ रहा। तो इनका काम कहाँ कहाँ रहा? यहाँ तक रहा। देखो ये पूरा जो है इनका काम है, क्या क्या इनका काम रहा? ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी। देखो जू जियोग्राफी बड़ी कमाल की चीज़, मैं पहली बार खुद सुन रहा हूँ। एवोल्यूशन और सिस्टमैटिक्स एंड इन हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी।
तो ऑर्निथोलॉजी की बात करें, टेक्सोनॉमी, हमें जानना नहीं है क्या होता है, ठीक है, सिर्फ हमें शक्ल याद रखनी क्या होती है भाई। ऑर्निथोलॉजी पे काम कर रहा था, टेक्सोनॉमी पे काम कर रहा था, जू जियोग्राफी पे काम कर रहा है, एवोल्यूशन पे काम कर रहा है, सिस्टमैटिक्स पे काम कर रहा है, और हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पे काम करा। फिर उन्होंने कहा, फिर हम कहते हैं कि भाई ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। अब देखो कमाल की बात, स्पीशी का जो ओरिजिन है, यानी कि जो टर्म स्पीशी है, वो किसने दिया है? अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। ओरिजिन ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी, ठीक है, ये लाइन ज़रा डाउन इंपॉर्टेंट हो गई। तो डाइवर्सिटी दैट इज सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशन बायोलॉजी दैट इट इज़ टुडे। तो बायोलॉजी के बारे में भी, स्पीशीज़ के बारे में भी इन्होंने बताया। अर्नेस्ट मेयर जो थे, उन्होंने ही, मतलब देखो ये लिखी है, सॉरी वो गलत लाइन मैंने हाईलाइट कर दी, सॉरी, ये वाली लाइन हाईलाइट नहीं करनी है, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, ये वाली लाइन हाईलाइट नहीं करनी है। देखो ये रखना है कि प्रायनियर द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ये ऐसे हाईलाइट करो यार, इतना हाईलाइट कर दो। तब देखो ये पूरी की पूरी बात इन्हीं के ऊपर लिखी गई है कि इन्होंने कहा कि यार जो बायोलॉजिकल स्पीशी है, बायोलॉजिकल स्पीशी जो टर्म दे रखा है, ये किसने दिया? ये अर्नेस्ट मेयर ने दिया। तो अगर सवाल आ जाए कि भाई हु टर्म या हु कॉइंड द टर्म स्पीशी, तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा अर्नेस्ट मेयर ने किया, ठीक है। मेयर जो थे वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइजेज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्लियर बात है भाई, उन्हें 3 अलग अलग तरह के बड़े बड़े प्राइजेस दिए गए थे, इसलिए इन्हें ट्रिपल क्राउन होल्डर भी कहा जाता है। तो सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है पेपर में। सवाल कैसे बनता है कि तुम्हें ऐसे याद रखना होगा कि वहाँ सीधा सीधा पूछ लेगा हु गॉट अ ट्रिपल क्राउन अवार्ड या ट्रिपल क्राउन टाइटल किसे दिया गया? तो आपने कहा भाई अर्नेस्ट मेयर। अच्छा, ट्रिपल क्राउन में कौन कौन से आ जाते हैं? अब आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, अर्नेस्ट मेयर ये नहीं वो पढ़ने का, कौन कौन से नहीं आते हैं। अब 4 दे रखे हैं, 4 में 3 यही दे रखा होगा, एक अलग दे रखा होगा। मान लो नोबेल प्राइज़ दे रखा है, तो आप नोबेल प्राइज़ में टिक कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो आपको कौन कौन से प्राइज़ याद रखने, देखो ये याद रखो, डेट के साथ याद रखो प्लीज़, हाँ, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, इसको पूरा डेट के साथ याद रखना है बस। और भाई साहब 100 साल भी जिंदा थे। देखो एक कमाल की बात थी, ये याद रख लो, 2004 में इनका देहांत हुआ था और 100 साल जिंदा थे। तो ये वाली बात भी हो गई। अब आगे चलते हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बारे में। तो ये बड़ा नया एडिशन है, 25-26 वाला एडिशन पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर कोई पुराना एडिशन पढ़ा रहा है तो मैं उसके कंपैरिजन में नया एडिशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी भेज देना। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इंट्रोडक्शन करा दूँ कि अगले वीडियो के लिए रुक जाते हैं। देखो 17-18 मिनट तो हो ही चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 17-18 मिनट तो हो ही चुके हैं। तो ऐसा करते हैं कि यार इसको ना वो इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं, इसको चैप्टर 1 करके शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन करके वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जो है कंटिन्यू रहना, देखना आप कैसा लगता है, आपको वीडियो पसंद आता है नहीं आता है, ठीक है। और मैं आगे और वीडियोस बनाता रहूँगा। और अब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा रोज़ 10-15 मिनट डेली, जो है इस तरह की वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। और बस आपको बस ये वीडियो देखने और आपका काम ख़त्म।